Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम आयुर्वेद की दुनिया में एक तरह से गोता लगाने वाले हैं, लेकिन किसी म्यूजियम की तरह नहीं, बल्कि जैसे ये आज भी जिंदा हो। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत हैं अष्टांग हृदय और चरक संहिता के शुरुआती हिस्से, मतलब सूत्र स्थान पर कुछ नोट्स हैं। इरादा ये है कि इन पुरानी किताबों से सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि वो समझ निकालें जो शायद आज भी हमारी सेहत, हमारी जीने के तरीके को देखने का नजरिया बदल दे। हम बात करेंगे आयुर्वेद के बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल्स की, ये सेहत और बीमारी को कैसे देखता है और हमारी रोज की जिंदगी के लिए इसमें क्या है। कमाल की बात है ना, हजारों साल पहले लिखी बातें आज भी कितनी रेलेवेंट लगती हैं, खासकर जब बात बैलेंस और हेल्दी रहने की हो। चलिए जरा इसकी तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ग्रंथ सिर्फ नुस्खे नहीं है बीमारियों के, ये ना जीवन जीने का एक पूरा तरीका बताते हैं। पूरा फोकस है शरीर, मन और जो प्रकृति है उसके बीच एक तालमेल पर। और आज हम इन्हीं की जो बुनियाद है यानी सूत्र स्थान, उसी पर बात करेंगे। अच्छा, तो शुरू करने से पहले ये जो शब्द है संहिता, ये बार बार आता है, इसका मतलब क्या है? किस तरह के ग्रंथ हैं ये? संहिता का सीधा मतलब है एक कलेक्शन, एक संग्रह। आयुर्वेद में ये वो मौलिक ग्रंथ हैं जिनमें सारा ज्ञान एक व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। मुख्य रूप से 3 बड़ी संहिताएं हैं: चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट की अष्टांग हृदय। अच्छा। हाँ, और इन तीनों को मिला के कहते हैं बृहत्त्रयी, मतलब महान त्रयी। इनमें जानकारी को समझाने और याद रखने के लिए बड़े खास तरीके इस्तेमाल हुए हैं, जैसे तंत्र युक्ति। तंत्र युक्ति, ये क्या है? आप इन्हें उस जमाने की स्मार्ट स्टडी टेक्निक समझ सकते हैं, और इनकी अपनी एक खास लेखन शैली, भाषा शैली है। दिलचस्प। तो चलिए अष्टांग हृदय के नजरिए से शुरू करते हैं। आयुर्वेद की इमारत, आप कह सकते हैं, किन पिलर्स पर खड़ी है? सबसे बेसिक चीजें क्या हैं? हाँ, अष्टांग हृदय शुरू में ही बिल्कुल नींव रखता है। सबसे पहले आते हैं दोष, धातु और मल। दोष, धातु, मल, ठीक है। इन्हें आप शरीर का एक फंक्शनल फ्रेमवर्क समझिए। 3 दोष हैं: वात, पित्त, कफ। ये शरीर की सारी क्रियाओं को चलाने वाली 3 बेसिक एनर्जीज या सिद्धांत हैं। वात, पित्त, कफ, ये नाम तो सुने? जी। वात मतलब मूवमेंट, गति। पित्त मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म। और कफ मतलब स्ट्रक्चर, स्थिरता। फिर है 7 धातु। ये हमारे बॉडी टिश्यूज हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अच्छा, 7 टिश्यूज। जी। और आखिर में है मल, यानी शरीर से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स, पसीना, मल, मूत्र वगैरह। आयुर्वेद कहता है कि सेहत का मतलब है इन तीनों का दोष, धातु, मल का आपस में सही बैलेंस में होना। मतलब एक तरह का हार्मनी। बिल्कुल। एक तिपाई की तरह सोचिए, तीनों पैर बराबर हो तो संतुलन बना रहता है। फिर आता है अग्नि का कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ पेट की पाचन अग्नि नहीं है, ये शरीर में होने वाले हर तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति है। हर तरह के? मतलब सिर्फ खाना पचाना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। खाना पचाने से लेकर विचारों को प्रोसेस करने तक हर लेवल पर अग्नि काम करती है। और कोष्ठ मतलब हमारी गट हेल्थ, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक कैसा है, उसकी प्रकृति, वो हर किसी में थोड़ी अलग होती है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज, द्रव्य गुण। द्रव्य गुण यानी हर पदार्थ, हर सब्सटेंस के अपने गुण। आयुर्वेद हर खाने की चीज, हर जड़ी बूटी को उसके स्वाद, रस, उसकी तासीर, वीर्य, ठंडी है या गर्म, पाचन के बाद उसका क्या असर होता है, विपाक, और उसकी कोई खास यूनिक पावर, प्रभाव है तो उसके आधार पर समझता है। ये सारे सिद्धांत मिलकर ही शरीर और स्वास्थ्य की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो इन सब के आधार पर दोष, धातु, मल, अग्नि, आयुर्वेद सेहत और बीमारी को देखता कैसे है? मतलब सिर्फ लक्षणों से आगे जाकर? बिल्कुल। सेहत मतलब इन सभी का संतुलन, हार्मनी, और बीमारी मतलब इसी संतुलन का बिगड़ जाना। जब दोष बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, अग्नि कमजोर हो जाती है या मल ठीक से नहीं निकलते,
तो शरीर में गड़बड़ी शुरू होती है, जिसे हम रोग कहते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में सिर्फ बीमारी का नाम जान लेना काफी नहीं है। रोग और रोगी दोनों की डिटेल्ड परीक्षा पर बहुत जोर है। रोगी की भी? हाँ, इसमें व्यक्ति की प्रकृति क्या है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो कहाँ रहता है यानी देश, स्थान, मौसम कैसा है यानी काल, समय, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। ये एक तरह की होलिस्टिक डायग्नोसिस है जो सिर्फ लक्षणों से कहीं गहरी जाती है, और इसी गहरी समझ से तय होता है कि भाई चिकित्सा कैसी होगी। ट्रीटमेंट कई तरह के हो सकते हैं, और किसी भी इलाज के सफल होने के लिए 4 चीजें जरूरी मानी गई हैं। पाद चतुष्टय। पाद चतुष्टय, 4 पैर? हाँ, एक तरह से काबिल वैद्य, सही औषधि, कुशल परिचारक यानी नर्स या हेल्पर, और सहयोग करने वाला रोगी। ये चारों मजबूत होंगे तभी इलाज सफल होगा। साथ ही ये जानना भी बहुत जरूरी है कि रोग साध्य है या असाध्य, मतलब ठीक हो सकता है या नहीं, ताकि इलाज की दिशा सही रखी जा सके। इन ग्रंथों में ना रोज की दिनचर्या पर काफी जोर दिया गया है। ऐसा क्यों? क्या रोज एक जैसा रूटीन फॉलो करना इतना जरूरी है? आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो बहुत जरूरी है। दिनचर्या असल में शरीर की अपनी एक अंदरूनी घड़ी होती है ना, जिसे आजकल सर्केडियन रिदम कहते हैं। उसके साथ तालमेल बिठाने का तरीका है। अष्टांग हृदय का दूसरा अध्याय पूरा इसी पर है। अच्छा। और ये सिर्फ सुबह जल्दी उठना या रात को टाइम पर सोना ही नहीं है। इसमें पर्सनल हाइजीन, शुद्धि नियम जैसे दातून करना, नहाना, ये सब शामिल हैं। चरक संहिता में तो और भी चीजें हैं, जैसे आंखों में काजल लगाना, अंजन, नाक में तेल डालना, नस से रोज तेल मालिश करना, अभ्यंग। ये सब रोज करने के लिए? हाँ, ये शरीर को रोजाना पोषण देने और डिटॉक्स करने के तरीके माने गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिनचर्या में सिर्फ फिजिकल चीजें ही नहीं, बल्कि नैतिक आचरण, सद्वृत्त भी शामिल हैं। नैतिक आचरण? हाँ। मतलब अच्छा व्यवहार करना? हाँ जी, अच्छा व्यवहार करना भी सेहत का हिस्सा माना गया है। ये दिखाता है कि आयुर्वेद मन और शरीर को कितना जुड़ा हुआ मानता है। रोज की दिनचर्या तो समझ आती है, लेकिन ये मौसम के हिसाब से ढलने वाली बात, ऋतुचर्या, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये भी बैलेंस का ही एक बड़ा हिस्सा है। आयुर्वेद कहता है कि जैसे बाहर मौसम बदलता है, हमारे शरीर पर भी उसका असर होता है। इसलिए हमें मौसम के हिसाब से अपने खान पान और रहन सहन में बदलाव करने चाहिए। अच्छा। आयुर्वेद साल को 6 ऋतुओं में बांटता है। षड ऋतु ये 2 मुख्य कालों में आती हैं। उत्तरायण, जब सूरज उत्तर की ओर जाता है, थोड़ी गर्मी और ड्राइनेस बढ़ती है, और दक्षिणायण, जब सूरज दक्षिण की ओर जाता है, नमी और ठंडक बढ़ती है। चरक संहिता में इन्हें आदान काल और विसर्ग काल कहा गया है। आदान और विसर्ग काल? आदान मतलब जब प्रकृति हमसे एनर्जी लेती है, शरीर थोड़ा कमजोर होता है। विसर्ग मतलब जब प्रकृति हमें एनर्जी देती है, शरीर मजबूत होता है। हर मौसम में ना खास तरह के दोषों के बढ़ने या शांत होने की संभावना रहती है। इसलिए ऋतुचर्या में बताया जाता है कि किस मौसम में कैसा खाना खाएं, कैसी एक्सरसाइज करें। जैसे बरसात में पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो हल्का खाना खाने की सलाह दी जाती है। और सबसे खास बात है ऋतु संधि, यानी 2 मौसमों के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, इसमें धीरे धीरे बदलाव करने को कहा गया है, ताकि शरीर अचानक बदलाव से बीमार ना पड़ जाए। ये नेचर के साथ सिंक में रहने की कला है। ग्रंथों में कुछ प्राकृतिक वेगों का जिक्र है, मतलब शरीर के कुछ नेचुरल अर्जेस जिन्हें रोकना नहीं चाहिए और कुछ जिन्हें रोकना चाहिए। ये क्या सिद्धांत है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। आयुर्वेद अधारणीय वेग और धारणीय वेग की बात करता है। अधारणीय और धारणीय? हाँ, अधारणीय वेग वो शारीरिक जरूरतें हैं जिन्हें शरीर बाहर निकालना चाहता है, और हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए, जैसे मल, मूत्र, छींक, डकार, भूख, प्यास, नींद। इन्हें जबरदस्ती रोकने से शरीर में दोष बिगड़ते हैं और तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ये शरीर की अपनी इंटेलिजेंस है जिसे हमें सुनना चाहिए। अच्छा, तो इन्हें रोकना नहीं है? बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ है धारणीय वेग। ये ज्यादातर मानसिक और भावनात्मक आवेग हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करना चाहिए, जैसे लालच, गुस्सा, जलन, घमंड, झूठ बोलना। इन्हें काबू में रखना मेंटल पीस और सोशल हार्मनी के लिए जरूरी है। और अगर मान लीजिए अधारणीय वेगों को रोकने से समस्या हो जाए, तो फिर शोधन चिकित्सा यानी क्लेंजिंग थेरेपीज जैसे पंचकर्मा की जरूरत पड़ सकती है। और इन सब से बचने के लिए हमेशा हितकर आहार विहार यानी फायदेमंद भोजन और लाइफस्टाइल अपनाने पर जोर दिया गया है। चरक संहिता में व्यक्ति की प्रकृति
यानी उसकी बेसिक बॉडी माइंड टाइप का भी जिक्र है, जो इन सब पर असर डालती है। ऐसा लगता है जैसे आयुर्वेद में खाने पीने पर बहुत बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। क्या भोजन इतना सेंट्रल है? इसके पीछे क्या सोच है? बिल्कुल। आहार को आयुर्वेद में जीवन के 3 आधार स्तंभों में से एक माना गया है। त्रयोपस्तंभ कहते हैं इन्हें। त्रयोपस्तंभ। हाँ, 3 पिलर्स: आहार, खाना, निद्रा, नींद, और ब्रह्मचर्य, मॉडरेशन, खासकर सेक्सुअल एक्टिविटी में। ये तीनों सेहत की नींव हैं। अष्टांग हृदय में तो खाने पीने की चीजों का बड़ा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है। पानी के प्रकार, जल वर्ग, दूध दही दुग्ध वर्ग, गन्ने से बनी चीजें इक्षु वर्ग, शहद, मधु, तेल, तैल वर्ग, अनाज, शुक धान्य, दालें, शिंबी धान्य, मांस, सब्जियां, फल। लिस्ट बहुत लंबी है। वाह रे, इतनी डिटेल। जी, लेकिन लिस्ट ज्यादा जरूरी है सिद्धांत। सबसे पहला और जरूरी सिद्धांत है आहार की सही मात्रा। कितना खाना है? आयुर्वेद कहता है न बहुत कम न बहुत ज्यादा। तो कितना? पेट का 1/3 हिस्सा भोजन, 1/3 पानी और 1/3 खावा के लिए खाली छोड़ना चाहिए। इसे कुक्षी विभाग कहते हैं। कम या ज्यादा खाने से हीन अतिमात्रा दोष, पाचन बिगड़ता है, जिसे अजीर्ण कहते हैं, और ये कई रोगों की जड़ है। कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, खाने के बाद क्या पीना चाहिए, अनुपान, इन सब पर बहुत बारीकी से बात की गई है। एक और बहुत ही यूनिक और जरूरी सिद्धांत है विरुद्ध आहार का। विरुद्ध आहार मतलब इनकम्पैटिबल फूड्स। हाँ, बिल्कुल। ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस जो एक साथ खाने पर शरीर में टॉक्सिन्स की तरह काम कर सकते हैं, जैसे दूध के साथ मछली या नमक वाली चीजें। मॉडर्न नजरिए से ये शायद अजीब लगे, लेकिन आयुर्वेद पाचन और उसके बाद शरीर पर होने वाले असर को बहुत गहराई से देखता है। आपने कहा था कि आयुर्वेद हर चीज को उसके गुण, स्वाद, तासीर से समझता है। इसे थोड़ा और समझाएंगे। ये रस, वीर्य, विपाक क्या है? आयुर्वेद का नजरिया है कि दुनिया की हर चीज, हर द्रव्य यानी सब्सटेंस, 5 मूल तत्वों, पंचमहाभूतों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बनी है। इन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हर चीज के गुण तय होते हैं। पंचमहाभूत, ठीक है। स्वाद, रस 6 तरह के माने गए हैं: मीठा, मधुर, खट्टा, अम्ल, नमकीन, लवण, तीखा, कटु, कड़वा, तिक्त और कसैला, कषाय। हर रस का शरीर पर अपना खास असर होता है। 6 स्वाद, ओके। जी, जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन रस शरीर को बनाने, पोषण देने, ब्रहण का काम करते हैं, तो कड़वा, तीखा, कसैला रस शरीर को साफ करने या हल्का करने में मदद करते हैं। स्वाद के अलावा 2 और महत्वपूर्ण गुण हैं: वीर्य यानी तासीर, मुख्य रूप से ठंडी या गर्म, और विपाक यानी पाचन के बाद उस चीज का शरीर पर कैसा असर रहता है, आमतौर पर मीठा, खट्टा या तीखा। अच्छा, मतलब स्वाद कुछ और, असर कुछ और हो सकता है। बिल्कुल। कई बार स्वाद मीठा होता है पर तासीर गर्म होती है, जैसे शहद, या स्वाद तीखा होता है पर पचने के बाद उसका असर मीठा होता है। ये बहुत सूक्ष्म विश्लेषण है, और कभी-कभी कोई चीज इन सब से अलग अपना एक अनूठा असर दिखाती है, जिसे प्रभाव कहते हैं। इसी ज्ञान के आधार पर आयुर्वेद तय करता है कि कौन सी चीज किसके लिए फायदेमंद है और कौन सी नुकसानदेह। चरक संहिता का सामान्य विशेष सिद्धांत भी इसी से जुड़ा है। सामान्य विशेष? हाँ, मतलब समान गुणों वाली चीजें शरीर में उस गुण को बढ़ाती हैं और विपरीत गुण वाली घटाती हैं। यही इलाज का आधार है। वात, पित्त, कफ की बात बार बार कर रहे हैं। क्या आप इन दोषों को थोड़ा और क्लियर कर सकती हैं? ये सिर्फ 3 कैटेगरी है या कुछ और है? ये सिर्फ कैटेगरी नहीं है, बल्कि शरीर को चलाने वाले डायनामिक प्रिंसिपल्स हैं। जैसा हमने कहा, दोष, धातु, मल का संतुलन ही स्वास्थ्य है। वात, पित्त, कफ, ये तीनों हर सेल में, हर एक्शन में मौजूद हैं। जब ये अपनी नॉर्मल स्टेट में होते हैं तो प्राकृतिक कर्म करते हैं, शरीर को चलाते हैं, पोषण देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन जब ये इनबैलेंस्ड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो विकृत कर्म करने लगते हैं, मतलब शरीर में गड़बड़ी पैदा करते हैं, जो रोग का रूप ले लेती है। दोषों और धातुओं यानी टिश्यूज के बीच एक गहरा रिश्ता है, जिसे आश्रय आश्रयी भाव कहते हैं। मतलब धातुएं दोषों को रहने की जगह देती हैं और दोष धातुओं को अफेक्ट करते हैं। एक में गड़बड़ी दूसरे को भी प्रभावित करती है। अच्छा, ये इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। आयुर्वेद दोषों के बढ़ने या घटने के इलाज का सीधा सिद्धांत बताता है। बढ़े हुए दोष को घटाने वाली विपरीत गुण वाली चिकित्सा करो,
और घटे हुए दोष को बढ़ाने वाली समान गुण वाली चिकित्सा करो। इसी कॉन्टेक्स्ट में ओजस का भी जिक्र आता है। ओजस? ये जीवन का सार तत्व है, हमारी वाइटैलिटी, हमारी इम्यूनिटी, जो सभी धातुओं का फाइनल और सबसे शुद्ध प्रोडक्ट माना जाता है। दोषों के असंतुलन की भी स्टेजेस होती हैं, जमा होना चय, बढ़ जाना प्रकोप और शांत होना प्रशमन। आयुर्वेद इनके कारणों, त्रिविध कारण, और शरीर में इनके फैलने के रास्तों, त्रिविध रोग मार्ग का भी विश्लेषण करता है। चरक संहिता का 12वां अध्याय तो खास तौर पर वात दोष के गुणों और कार्यों पर अलग अलग आचार्यों के विचारों का एक बेहतरीन कलेक्शन है। तो इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए दोष, धातु, मल, अग्नि, गुण, दिनचर्या, आहार, आयुर्वेद का इलाज करने का तरीका क्या है, चिकित्सा कैसे काम करती है? मेन टारगेट है त्रिदोष उपक्रम, यानी तीनों दोषों को वापस बैलेंस में लाना। इसके लिए मोटे तौर पर 2 तरह के ट्रीटमेंट हैं, शोधन और शमन। शोधन और शमन। हाँ, शोधन का मतलब है बढ़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकालना। पंचकर्म की जो फेमस प्रक्रियाएं हैं, जैसे वमन, उल्टी कराना, विरेचन, दस्त लगाना आदि, वो इसी शोधन चिकित्सा का हिस्सा है। इसके लिए खास दवाइयों और प्रोसीजर्स का इस्तेमाल होता है। शमन का मतलब है बढ़े हुए दोषों को शरीर के अंदर ही शांत करना, बिना उन्हें बाहर निकाले। ये दवाइयों, डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव से किया जाता है। इसके अलावा लंघन यानी शरीर को हल्का करना, जैसे उपवास या हल्का भोजन देना, और बृहण यानी शरीर का पोषण करना, ताकत देना, ये भी इलाज के तरीके हैं। कौन सा तरीका अपनाना है, ये दोषों की स्थिति, रोग की गंभीरता और रोगी की ताकत देखकर तय होता है। अच्छा। और फिर वही बात आती है चिकित्सा चतुष्पाद की, वैद्य, औषधि, परिचारक और रोगी। इन चारों का अपने अपने गुणों से युक्त होना सफल इलाज के लिए जरूरी है, जिसमें वैद्य की भूमिका सबसे अहम मानी गई है। वैद्य की भूमिका? जी हाँ, वैद्य को न सिर्फ रोग और औषधि का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि रोग की साध्यता असाध्यता यानी प्रोग्नोसिस का अनुमान लगाने में भी सक्षम होना चाहिए, ताकि रोगी को सही उम्मीद दी जा सके और सही दिशा में इलाज किया जा सके। तो आज हमने अष्टांग हृदय और चरक संहिता के शुरुआती अध्यायों के जरिए आयुर्वेद की नींव को समझने की कोशिश की। दोष, धातु, मल से लेकर दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार और चिकित्सा तक ये वाकई एक बेहद गहरी और संतुलन पर केंद्रित व्यवस्था लगती है। बिल्कुल, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये ग्रंथ सिर्फ बीमार होने पर क्या करें ये नहीं बताते, बल्कि स्वस्थ कैसे रहें इस पर ज्यादा जोर देते हैं। ये हमें अपने शरीर और प्रकृति के लय को समझने और उसके साथ तालमेल बिठाकर जीने का रास्ता दिखाते हैं। दिनचर्या, ऋतुचर्या जैसे सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाए जा सकने वाले प्रैक्टिकल टूल्स हैं। अंतिम विचार, ये सोचना कितना दिलचस्प है कि हजारों साल पहले लिखे इन ग्रंथों में व्यक्ति की अपनी अनूठी बनावट, उसकी प्रकृति और उसके हिसाब से जीने के तरीके पर इतना जोर दिया गया। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां सब कुछ इतना स्टैंडर्डाइज्ड होता जा रहा है, आयुर्वेद का ये पर्सनल नजरिया हमें क्या सिखा सकता है? क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में संतुलन और लय की इन प्राचीन अवधारणाओं को फिर से खोज सकते हैं? शायद इसी खोज में सेहत का राज छिपा हो।